तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये जो 9 नंबर था पिछले दिन सॉल्व करते समय बीच में रह गया था, मैंने बाद में देखा वीडियो को एडिट करते समय। तो हम लोग ये 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ है। इसमें आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है और इस वीडियो में हम लोग उसके बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात देखते हैं 9th में क्या बोल रहा है। यहां पे देखो लिखा हुआ है कि एक ओपन पाइप है जो रेजोनेंस में है सेकेंड हार्मोनिक विथ फ्रीक्वेंसी F1। मतलब मान लो कि एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसकी जो सेकेंड हार्मोनिक है उसकी सेकेंड हार्मोनिक का वैल्यू क्या दिया हुआ है F1। क्लियर। फिर कहता है नाउ वन एंड ऑफ ट्यूब इज क्लोज्ड। अब उसके एक एंड को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। तब तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया और फ्रीक्वेंसी को भी थोड़ा बढ़ा दिया गया, यानी F1 से क्या कर दिया गया F2। तो F2 बढ़ाया गया इस तरीके से कि वो फिर से रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन वो nth हार्मोनिक है किसके लिए, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। तो अब देखो ये कंफ्यूजिंग है, मैं डायग्राम बनाता हूं आपको तब समझ में आएगा। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करो कि ये आपका है ओपन ऑर्गन पाइप, ये बच्चों है ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक। और ये हो गया क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। आ रही है बात समझ में। इसके सेकंड हार्मोनिक का मतलब क्या हुआ, इसका फर्स्ट हार्मोनिक जो होता है, इसका फर्स्ट हार्मोनिक जो होता है, इसका फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला होता है V/2L। और सेकेंड हार्मोनिक का मतलब होता है इसके सेकेंड हार्मोनिक का मतलब होता है, हार्मोनिक का मतलब हो गया V/L, है ना। इसका डबल होगा V/L। तो ओपन ऑर्गन पाइप में तो सारे होते हैं, ऑड इवन सारे पॉसिबल होते हैं, और इसकी वैल्यू दी गई है यहां पे क्या, F1। दिमाग में सेट हो गई ये बात। चलो अब आ जाओ यहां पे। तो लेंथ तो वही लेना है क्योंकि वही पाइप है, और एयर की वेलोसिटी भी वही लेंगे, एयर में साउंड की वेलोसिटी भी वही लेंगे क्योंकि वही एयर यहां पे इसके अंदर क्लोज करके रखा गया है, ठीक है। अब देखो इसके लिए बोल रहा है कि वो nth हार्मोनिक में है, केमा हार्मोनिक में है, nth हार्मोनिक में। और nth हार्मोनिक जो है अपने को नहीं पता कि वो nth हार्मोनिक का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें इसका जो nth हार्मोनिक है तो इसका फर्स्ट हार्मोनिक होता है V/4L, V/4L, है ना। और उसके बाद जो सेकेंड हार्मोनिक इसमें नहीं होता है वो थर्ड होता है, थर्ड के बाद फोर्थ नहीं होता है वो फिफ्थ होता है, फिफ्थ के बाद सेवेंथ होता है। तो ये n जो आपका F2 है ये इसका कौन सा हार्मोनिक है, nth हार्मोनिक। अब ये nth हार्मोनिक कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये nth हार्मोनिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली जो है वो ऑड वाला नहीं होगा, इसका वो इवन वाले में से हो सकता है। क्लियर। आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब है F2 की वैल्यू, तो F2 की वैल्यू जो होगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, तो फंडामेंटल है V/4L और इंटू nवां हार्मोनिक। तो n गुना, जहां nth की वैल्यू n गुना हो गया, तो जहां n, ये n वो n मत समझना आप, यहां पे बच्चे वो कंफ्यूज कर जाते हैं n+12 इंटू V/2L, उसकी बात नहीं है रे, वो तो n का 0 1 2 3 वो वैल्यू पुट करते। ये n गुना हुआ मतलब nth nवां, है ना। ये n उस इंटीजर वाला n नहीं है। यहाँ n की वैल्यू जो है वो या तो 1 होगी, तो 1 होगी तो वो फंडामेंटल हो जाएगा, या फिर सीधा 3 होगी या 5 होगी या 7 होगी, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। चलो अब कहोगे अब क्या करें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि F1 से F2 बड़ा है, ये भी लिखा हुआ है कि F1 से F2 स्लाइटली क्या, स्लाइटली नहीं बड़ा है, यानी कि इसका मतलब है V/L से n V/4L ग्रेटर है। तो अब यहां से एक दिमाग लगाते हैं, जैसे लिखो इसको, पहले फटाफट लिख लो, पहले फटाफट लिख लो, फिर मैं इसको ऊपर कर दूंगा। ये कंफ्यूज मत होना, यहां ये इस n का मतलब वो वाला n नहीं है, वो तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं और उसके बाद अपने आप वो
V/4L, 3V/4L, 5V/4L आता है। चलें आगे, ठीक है। अब देखो F1 की जगह क्या लिख दोगे, V/L से ग्रेटर होगा F2, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। देखो लिखा हुआ है ना कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके F2 किया गया है। तो हम लोग मैथमेटिक्स से ये लिख सकते हैं F1 से बड़ा है F2, और F2 की जगह लिख देंगे NV/4L, NV/4L। अब देखो आपका आंसर आ गया। अब यहां से V/L, V/L, V/L कट कर दो, 4 को इधर भेज दो, यानी कि n की जो वैल्यू होगी यानी 4 से ज्यादा। तो इसका मतलब है कि यहां हमको यही पता करना है कि ये कैमा हार्मोनिक है, तो n की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी। तो 4 से ज्यादा डेफिनेटली होगी। तो 4 से ज्यादा क्या हो सकती है बच्चों, तो 4 से ज्यादा हो सकती है 5 या फिर 7, 6 नहीं बोलोगे क्योंकि ऑड हार्मोनिक ही होता है। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की वैल्यू 5 हो सकती है, 7 हो सकती है ना, क्योंकि ये 4 से ज्यादा है। अब आ जाओ ऑप्शन पे। तो ऑप्शन में अब देखते हैं किसमें n की वैल्यू 5 है। तो एक इसमें है यहां पे और दूसरा यहां पे। तो 3 और 4 में फिर डिसाइड करना है। तो एक काम करते हैं, अब F2 की भी वैल्यू निकाल लें। तब ये अपने को पता चल गया कि n की वैल्यू कितनी है, 5। n की वैल्यू क्या है, 5। चलो अब n की वैल्यू 5 है, हमने 5 सेलेक्ट कर लिया। तो अब देखते हैं क्या होता है फिर। तो फिर हम लोग यहां से लिख सकते हैं F2 इक्वल्स टू 5 इंटू V/4L, और V/L को F1 बोलते हैं बच्चों। तो F2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 5/4, और V/L को बोल सकते हैं F1। तो F2 इक्वल्स टू 5/4 इंटू F1। तो ये हो जाएगा आपका 5/4 इंटू F1। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो देखो कितना दिमाग यहां पे लगाना था, इसको आप राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 21। अब देखो ये इंटरफेरेंस के ऊपर है। ठीक है, तो 21 को हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। इसमें 2 स्पीकर्स हैं। ठीक है, और दोनों स्पीकर जो है एक ऑब्जर्वर से 6 मीटर की दूरी पे है और दूसरा स्पीकर जो है 6.4 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब दोनों स्पीकर को सेम सोर्स से लगाया गया होगा, इसलिए वहां से निकलने वाली जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। लेकिन वो जो मान लो कि अगर कोई म्यूजिक बजता है, जब भी आप कोई म्यूजिक सुनते हो तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है, एक फ्रीक्वेंसी पे बात नहीं होती है। तो इन स्पीकर से जो वहां पे साउंड आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी वैरी कर रही है 500 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज तक। तो कहता है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी जो साउंड में होगी, जैसे 500 से 5000 तक तो ढेर सारी फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसमें से कौन कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसके लिए उस आदमी को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि उसको मिनिमा ऑब्जर्व करना पड़े। मिनिमा समझ गए ना, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद होगा आपको, मैंने कंडीशन बताया है। और आप देखो जो स्पीकर से उसकी डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस अलग है, यानी दोनों वेव जो पहुंचेगा वो कुछ पाथ डिफरेंस के साथ पहुंचेगा, और वो पाथ डिफरेंस आपका 0.4 मीटर का है, क्योंकि एक 6 मीटर पे और एक 6.4 पे। मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब जैसे देखो एक स्पीकर आपका यहां पे है। ठीक है, एक स्पीकर यहां पे है S1, और ये आपका दूसरा स्पीकर है S2। अब यहां पे मान लो कि एक ऑब्जर्वर है। अब इस ऑब्जर्वर के पास जो वेव है आपका वो ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, और यहां से जो वेव जा रहा होगा ऐसे, दोनों जगह से वेव पहुंच गया। इससे पहुंचने वाले वेव, इसकी रास्ते की लंबाई होगी 6 मीटर और इसकी होगी 6.4 मीटर। तो जो पाथ डिफरेंस हुआ बच्चों, तो यहां पे जो पाथ डिफरेंस हुआ डेल्टा एक्स, दैट इज पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स निकल के आएगा वो 0.4 मीटर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बच्चों,
4 मीटर के बराबर आएगा। ये है पाथ डिफरेंस। और तुम जानते हो कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैंने आपको कंडीशन लिखवाया हुआ है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो आपका फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस होना चाहिए, यानी पाथ डिफरेंस याद करो, डेल्टा एक्स होना चाहिए n प्लस हाफ इंटू लैम्डा के बराबर। जहां पे n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आपको मैंने ये लिखवा रखा है, ठीक है। और एक काम करते हैं, अब यहां चूंकि फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, तो फॉर एनी वेव, किसी भी वेव के लिए, एनी वेव आपका जो v इक्वल्स टू होता है f इंटू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, v अपॉन f। तो जहां लैम्डा है वहां पे आप v अपॉन f लिख दो, तो डिस्कशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। n प्लस हाफ इंटू v अपॉन f। क्लियर। अब देखो डेल्टा x कितना है, 0.4, वैल्यूज पुट करो, तो 0.4 इक्वल्स टू n प्लस हाफ, और v की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, साउंड की वेलोसिटी जो इस केस में आपको कंसीडर करना है वो करना है 320 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे लिख लो 320 डिवाइडेड बाई f को इधर ले आओ, सो f इक्वल्स टू n प्लस हाफ इंटू 320 अपॉन 0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस हाफ इंटू 800, ये आपका फ्रीक्वेंसी निकल के आया, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया। अब यहां पे आप n की वैल्यू पुट करते चले जाओ, आपको वो फ्रीक्वेंसी मिलती चली जाएगी जिसके लिए वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि ये इक्वेशन हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू ही लाया। तो अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/2 इंटू 800, तो 400 हो गया। तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो सीधा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू पहला हो गया 400 हर्ट्ज, ठीक है। आप इसको लिखो, फिर मैं इसको ऊपर कर दूंगा, जल्दी से राइट डाउन करो। कर लिया आपने, चलो। अब कौन कौन सा हो गया बच्चों, तो 1 रखने पे ये आया आपका 400 हर्ट्ज, 0 रखने पे 1 रखने पे ये आएगा आपका 3/2 1200 हर्ट्ज, ठीक है। तो चूंकि हमारा जो साउंड है उसमें जो स्पीकर है उसमें 500 से 5000 के बीच वाला फ्रीक्वेंसी मौजूद है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो मौजूद ही नहीं होगा उसमें, उस रेंज में ये आ ही नहीं रहा है। तो ये होगा 1200 होगा। इसके बाद आप उसके बाद आप रख दो 2 रखने पे ये आ जाएगा 5/2, तो ये आ जाएगा आपका 800, ओके सॉरी 2000। नहीं बात समझ में आई। अगर n की वैल्यू 2 रख दोगे तो ये आ जाएगा ना 5/2 इंटू 800, तो आपका 2000 आ जाएगा। तो 2000 भी रेंज में आ रहा है। इसके बाद कौन सा आएगा बच्चों, इसके बाद आएगा 2800 हर्ट्ज, ये भी आएगा। इसके बाद आएगा, आप रखते चले जाओ, मुझे पता है यही आएगा 3600। आप 36 कब आएगा, जब यहाँ पे आप रख दो 4, n इक्वल्स टू 4, तो 9/2 आएगा, तो 9 चौके 36। फिर ये 4400, ये भी होगा। इसके बाद आएगा आपका 5200, तो ये लेकिन नहीं आएगा क्योंकि ये 5000 से ऊपर चला गया। इसके बाद हमको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कितने फ्रीक्वेंसी जो है जिसके लिए वहां डिस्ट्रक्टिव बनेगा, तो 1200, 2000, 2800, 3600, 4400, और ये तो 5000 से ऊपर है और ये 500 से नीचे है, क्योंकि रेंज आपको दिया हुआ। तो ये 4 आंसर यहाँ पे, 4 नहीं 5 हो गए ना। ये 5 फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं वहां पे जिसके लिए उस आदमी को मिनिमा सुनाई पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंटरफेरेंस के ऊपर है ये भी।
तो लिखा हुआ एक साउंड एस सोर्स है, देखो ये सोर्स है, और एक आपका यहां पे डिटेक्टर है। डिटेक्टर मतलब सुनने वाला, ओके। अब वो दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे गए फ्रॉम वन अनदर, कुछ डिस्टेंस पे ये दोनों है, मान लो कोई डिस्टेंस x है। फिर क्या कर रहा है, ए बिग कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जानते ही हो, एक कार्डबोर्ड यहां रख दिया गया है इस तरीके से, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन एस डी, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर ऐसे रख दिया गया। कार्डबोर्ड क्यों रखा गया? कार्डबोर्ड रखा गया ताकि इससे भी साउंड टकरा के वापस डिटेक्टर के पास आए, जो भी हम लोग देखेंगे। फिर कहता है इस कार्डबोर्ड को धीरे धीरे ग्रेजुअली दूर मूव करवा रहे हैं। तो ऐसा पाया जा रहा है कि इंटेंसिटी चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, यानी इस आदमी को पहले तो मैक्सिमा सुनाई पड़ रहा था, और जैसे ही इसको आगे दूर ले गए तो उसको अब क्या सुनाई पड़ने लग, उसको क्या ऑब्जर्व किया, वो मिनिमा, मतलब वेरी लो इंटेंसिटी या ऑलमोस्ट नो इंटेंसिटी, मैक्सिमा से मिनिमा। कितना दूर ले जाने पे? 20 सेंटीमीटर ले जाने पे, दूर ले जाने पे। तो कहता है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इमिटेड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 336 आपको लेना है। तो आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे ये अपना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, इनिशियल डायग्राम। ये रहा सोर्स, ये रहा डिटेक्टर, और ये है कार्डबोर्ड। ये इनिशियल की बात है। अब देखो इसके पास दो वेव आ रहा है, कहोगे दो वेव कैसे? तो एक तो सोर्स से डायरेक्ट ये रिसीव कर रहा है, दूसरा ये यहां से जो एक वेव जाएगी वो इससे टकरा के फिर इसके पास आएगी। तो इन दोनों वेव के बीच में क्या होगा? इंटरफेरेंस। एक ये लौट के आने वाली वेव और एक डायरेक्ट वेव, तो इस इंटरफेरेंस। तो बच्चों एक बात समझो, अभी यहां पे जो इन दोनों वेव के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा था इनिशियली, वो था मैक्सिमा, यानी कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। अब क्या हुआ कि कार्डबोर्ड को उसने 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया। अब वो डायग्राम भी मैं बना दे रहा हूं। अब देखो सोर्स यहीं पे है, डिटेक्टर यहीं पे है, लेकिन कार्डबोर्ड को 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया गया। अब एक वेव जो है वो ये डायरेक्ट सुन रहा है अभी भी, और दूसरा रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। दूसरा जो है इसके पास रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। क्लियर? निश्चित तौर पे दोनों वेव के बीच में फेज पाथ डिफरेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि ये इतना ही पाथ तय कर रहा है और ये इतना पाथ घूम के आ रहा है। क्लियर है? तो मान लेते हैं अभी इसकी डिस्टेंस, अभी जो है इसका पाथ है x1, और ये टोटल जो रास्ता तय कर रहा है इसका रास्ता है x2। तो अभी ये क्या सुन रहा है बच्चों? अभी ये सुन रहा है मैक्सिमा, है ना, क्योंकि यहां इनिशियली ये इनिशियल है, तो इनिशियली ये मैक्सिमा सुन रहा होगा। तो इनिशियली अगर ये मैक्सिमा सुन रहा होगा, मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा x2 माइनस x1, ठीक है ना, x2 माइनस x1, ये जरूर किसके बराबर होगा? आपका लैम्डा के बराबर, है ना। लैम्डा के मल्टीपल में तो हम लैम्डा ले लेते हैं, यानी वेवलेंथ के बराबर। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है फॉर, याद करो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब आपको हमेशा याद रखना है। इंटरफेरेंस जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा के बाद, और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा है, डिस्ट्रक्टिव यानी मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो n प्लस हाफ इंटू लैम्डा। तो n की वैल्यू 0 करेंगे तो 0, तो जो पाथ डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो लैम्डा या 2 लैम्डा। तो 0 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि रास्ते में डिफरेंस तो है x1 x2 में, तो हमने ले लिया मान लो लैम्डा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लैम्डा करने पे भी वही आंसर आएगा, तो आपने लैम्डा ले लिया। ठीक है, अब क्या है कि जब इसको आपने कार्डबोर्ड को जब आपने कितना पीछे खिसका दिया 20 सेंटीमीटर, तब इसको यहां पे सुनाई पड़ रहा है मिनिमा। तो अगर ये मिनिमा सुन रहा है फिर तो ये इस फॉर्मूला के हिसाब से चलेगा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से जो आपका जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे लैम्डा है, अब यहाँ पे और इससे पाथ का डिफरेंस तो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब देखो अब जाने वाला पाथ है x1, है ना, जाने वाला है x1, और सॉरी डायरेक्ट जो जा रहा है वो x1, और जो ऐसे इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो x2 प्लस 40 सेंटीमीटर। यहां मिस्टेक नहीं करना है, ये देखो ये आपका जाने में भी 20 और आने में भी 20, 40 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ऑटोमेटिकली x2 प्लस 40 सेंटीमीटर, है ना, माइनस x1 अब पाथ डिफरेंस है इस केस में, और वो कितना होना चाहिए? तो सीधी सी बात है, जैसे यहां देखो 0 लैम्डा 2 लैम्डा, इसके केस में होगा आपका, इसके केस में क्या क्या हो सकता है? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, है ना, 5 लैम्डा बाई 2, तो ऑटोमेटिकली आप कहोगे कौन सा वैल्यू लें? तो इतना तो पक्का मानते हो ना, इस वाले में जो पाथ का डिफरेंस तुमने माना है कितना? लैम्डा, तो इसमें तो उससे ज्यादा ही आना चाहिए, तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन लैम्डा से जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा होगा? क्योंकि लैम्डा बाई 2 नहीं ले सकते हो, हालांकि लैम्डा बाई 2 पे भी मिनिमा होगा, लेकिन अगर मैक्सिमा के लिए तुमने लैम्डा माना है तो, और यहां पे तुम देख रहे हो क्लियर कट कि ये ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस ज्यादा होगा, तो लैम्डा से जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा लोगे? 5 लैम्डा बाई 2 तो नहीं लोगे, क्योंकि कहता है मैक्सिमा के बाद थिक मिनिमा आ जा रहा है, तो हम 3 लैम्डा बाई 2 लेंगे। ठीक है, कहोगे कि सर ये भी तो आप कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे, आप इस केस में ही 2 लैम्डा लेते, तो अगर उस केस में वहां पे 2 लैम्डा लेते तो इस केस में 2 लैम्डा से बड़ा 5 लैम्डा बाई 2 लेते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर लैम्डा और 3 लैम्डा, अगर लैम्डा लिया तो 3 लैम्डा बाई 2 लेना होगा, अगर 2 लैम्डा लिया तो इसके केस में 5 लैम्डा बाई 2, तो जो डिफरेंस आएगा, अब देखो एक काम करते हैं, इन दोनों को, ये है इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 से 1 और 2 को क्या कर लो? आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, तो x2 भी कैंसिल हो जाएगा, x1 भी कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ 40 सेंटीमीटर, और इधर आपका 3 लैम्डा बाई 2 में से लैम्डा घटाओगे, तो 3 लैम्डा बाई 2 में से लैम्डा घटाओगे तो इधर बचेगा लैम्डा बाई 2, तो इसका मतलब है लैम्डा इक्वल्स टू निकल के आ गया 80 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ में? तो वेवलेंथ आ गया 80 सेंटीमीटर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर तुम यहां पे 2 लैम्डा लेते तो यहां पे 5 लैम्डा बाई 2 लेते, तो 5 लैम्डा बाई 2 में से भी 2 लैम्डा घटाओगे तो लैम्डा बाई 2 ही निकल के आएगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लैम्डा आ गया, तो लैम्डा आ गया तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है, और इसको आप मीटर में लिख लो तो ये हो जाएगा 0.8, है ना, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा, तो 336 अपॉन 0.8, तो 3360 अपॉन 8। अब इससे कैंसिल करोगे तो ये 4 और फिर 2, तो 420 हर्ज निकल के आएगा। आ रही है बात समझ में? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ मैंने लैम्डा और यहाँ 3 लैम्डा बाई 2 क्यों लिया, क्योंकि इससे ज़्यादा पाथ डिफरेंस है, तो यहाँ जो भी लोगे उसके ठीक नेक्स्ट वाला उससे बड़ा लेना पड़ेगा, तो डिफरेंस तो खैर लैम्डा बाई 2 का ही आएगा। क्लियर है? तो इसको लिख लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में ही पूछा हुआ है। ये रहा आपका स्पीकर, ठीक है, अब इससे साउंड वेव निकलेगी। अब यहां से जब ये वेव आएगी तो ये वेव के कुछ हिस्से इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ तो डायरेक्ट जाएगा। तो आप खुद समझो कि इसके ईयर के पास यहां से चला था एक ही टाइप का वेव, लेकिन ये इसके डिवीजन की वजह से अब यहां 2 टाइप का वेव हो जाएगा, क्योंकि इसके रास्ते में फर्क आ गया, क्योंकि ये सेमी सर्कल को तय करते हुए चला और ये सीधा डायमीटर के लॉन्ग। तो बच्चों ये जो 2 वेव इसके ईयर के पास पहुंचेंगे, क्योंकि साउंड तो आपका बढ़ जाएगा ना, वेव का मतलब क्या है? एनर्जी है, तो कुछ एनर्जी सीधी चली जाएगी, कुछ मुड़ के आएगी, तो जो मुड़ के एनर्जी आएगी वो इस रास्ते को तय करेगी और जो डायरेक्ट जाएगा वो इस रास्ते को। तो दोनों के बीच का यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस सीधा हो गया आपका पाई आर, है ना, इसकी लंबाई है पाई आर और इसकी लंबाई है 2r, तो पाई आर माइनस 2r, जिसका मतलब है r कॉमन ले लोगे
तो पाई माइनस 2 इंटू आर। यही इसमें तो कॉन्सेप्ट था कि यहां से जो वेव निकलेगी वो इसके ईयर तक पहुंचेगी, वो उस दोनों वेव के बीच में ये है आपका पाथ डिफरेंस। फिर क्या बोलता है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो मैं पहले ही बता दिया आपको। अब इसके यही पूछ रहा होगा कि यहां पे आपका कौन सा फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए वो मैक्सिमम इंटेंसिटी सुने। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, फिगर शोज ए ट्यूब स्ट्रक्चर इन विच साउंड सिग्नल इज सेंट फ्रॉम वन एंड टू एंड रिसीव्ड एट अदर एंड। ओके ठीक है। द सेमी सर्कुलर पार्ट हैज रेडियस 20 सेंटीमीटर। रेडियस आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स कैन बी वेरिड इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन 1000 to 4000 हर्ट्ज। फाइंड द फ्रीक्वेंसीज एट विच मैक्सिमा ऑफ द इंटेंसिटी डिटेक्टेड। और साउंड की वेलोसिटी लेनी है 340। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये जो सोर्स है, ये जो वे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फिर यहाँ म्यूजिक जा रहा है और म्यूजिक का तो एक फ्रीक्वेंसी नहीं, उसमें कई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होती है और वो वेरिएशन 1000 हर्ट्ज से 4000 हर्ट्ज के बीच में वैरी कर रही है। तो कहता है कौन कौन फ्रीक्वेंसी के लिए इसको मैक्सिमा सुनाई पड़ेगी। तो मैक्सिमा सुनने के लिए ये पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो देखो एकदम आराम से हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 का डायग्राम पहले बना देते हैं हम लोग। तो 23 में ये आपका एक ट्यूब है, ठीक है, जिसका एक छोटे से पार्ट को सर्कुलर पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है बच्चों। और यहाँ पे ये ऐसे है कुछ, ठीक है। डायग्राम तो उतना अच्छा बना नहीं, लेकिन ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जो यहाँ पे आएगा निकल के डेल्टा एक्स, वो निकल के कितना आया था हमारा, वो आया था पाई आर माइनस 2r, डायमीटर माइनस दिस। तो यहाँ पे r कॉमन ले लोगे तो पाई माइनस 2 इंटू आर, ये आ गया आपका डेल्टा एक्स। और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि आपको मैक्सिमा सुनना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू होनी चाहिए एन लैम्डा के बराबर। किसके बराबर, एन लैम्डा। तो यहाँ पे पुट कर दो एन लैम्डा इंटू इक्वल्स टू पाई माइनस 2 इंटू आर। लैम्डा के जगह, चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है तो लैम्डा के जगह वी लिख दो। सो वी बाई एफ इंटू एन इक्वल्स टू पाई माइनस 2 इंटू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वी इंटू एन अपॉन पाई माइनस 2 इंटू आर। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ साउंड हो गया 340। एन की वैल्यू हम लोग रखेंगे अभी पाई बाई 2 इंटू आर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, आर की वैल्यू कितनी दी गई है, पाई बाई 2, पाई माइनस 2 है ना, पाई माइनस 2। और ये आपकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो इसको आप 0.20/100 कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कैसे रखें, तो पाई की वैल्यू कितनी रखें, तो एक काम करते हैं हम लोग, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, है ना, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 340 इंटू एन, और ये 5 ऊपर भेज दो, ये कैंसिल होके 5 होगा, 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, तो नीचे हो जाएगा ये पाई हो गया 22/7 माइनस 2, 7 को भी ऊपर भेज दो। और ये यहाँ एलसीएम लेके तो 7 इंटू 2 14, तो 340 इंटू एन इंटू 35 डिवाइडेड बाई आपका ये हो जाएगा 8। अब यहाँ n की वैल्यू रखते जाओ और इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिखो, लिख लिया आपने बच्चों। तो देखो अब यहाँ से ये सॉल्व करके मैंने कैलकुलेटर में देख लिया है
ये करीब करीब 490 इंटू एन निकल के आएगा, है ना। इन सबको 340 मल्टीप्लाइड बाई 35/8 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब n की वैल्यू 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, वो तो होगा नहीं। 1 रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी 490 हर्ट्ज। अगर 2 रखेंगे तो इसको डबल कर दो, तो डबल करने से ये कितना आएगा, ये आएगा 29, है ना, 2980 हर्ट्ज। और अगर 3 करेंगे तो 3 करने पे ये आ जाएगा आपका कितना, 14 को 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 42 एंड दिस 90 तो ये हो जाएगा 270। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपका 4470 हर्ट्ज। अब देखते हैं कि हमें जो स्पीकर का रेंज दिया गया है तो वो देख सकते हो 1000 से 4000 दिया गया है, तो ये आउट ऑफ द रेंज हो गया, ये तो वहाँ पे साउंड होगा ही नहीं। तो सिर्फ 2 ही मिले अपने को, एक 1000 से 4000 के बीच में ये वाला फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमा सुनाई पड़ेगा और इसके लिए भी आपको वहाँ पे मैक्सिमा सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट लगाना होता है बच्चों इस प्रकार के इंटरफेरेंस वाले क्वेश्चन में। तो इसको लिख लो, लिख लिया आपने। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये अपना इस डीपीपी का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि एक सोर्स है जो साउंड इमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज का, ठीक है। उसको रखा गया है एक दीवार के सामने 2 मीटर डिस्टेंस पे, और एक डिटेक्टर है जो वहाँ पे और उस दीवार के सामने है एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट। सही बात है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द डिटेक्टर फॉर विच द डिटेक्टर डिटेक्ट्स ए मैक्सिमा ऑफ साउंड। और साउंड की जो स्पीड दी गई है यहाँ पे लेने को वो है 360। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 को सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहली बात है, ये आपका दीवार है, ये आपका वॉल हो गया, ठीक है। अब इस वॉल के सामने यहां पे आपका हो गया सोर्स, दिस इज सोर्स, और ये है डिटेक्टर, ठीक है। अब कहोगे ये कैसे आप सोच लिए, मैं बताऊंगा अभी कैसे मैं सोच लिया। चूंकि लिखा हुआ है कि सोर्स भी दीवार से जितनी दूरी पे है डिटेक्टर भी उतनी ही दूरी पे है। अब सुनना है मैक्सिमा यानी इंटरफेरेंस होना है। तो इंटरफेरेंस तो तभी होगा ना जब एक वेव तो डायरेक्ट इसके पास डिटेक्टर के पास आ जाएगा यहाँ से, और दूसरा वेव जो दीवार से टकरा के तब डिटेक्टर के पास आए, ऐसे रिफ्लेक्ट करके, क्योंकि 2 वेव तो कम से कम चाहिए होता है इंटरफेरेंस के लिए। तो इसके अलावे और कोई डायग्राम आप सोच ही नहीं पाओगे। आ रही है बात समझ में। इसके अलावा और कोई डायग्राम हो सोच कहोगे कि सर ऐसे भी तो हो सकता था, सोर्स डिटेक्टर और यहाँ दीवार, तो फिर वहाँ ये भी तो लिखा हुआ है कि सोर्स की दूरी और डिटेक्टर की दूरी दीवार से क्या है, सेम। तो ये वाला जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम था, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग अवॉइड कर दिए। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग अब कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आपका ये डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ है, तो हमें ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है सोर्स और डिटेक्टर के बीच, इस x की मिनिमम वैल्यू। क्लियर है। तो अब देखो आप सबसे पहले ये जो है पता करो कि इन दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो एक वेव तो डायरेक्ट x डिस्टेंस कवर करेगी, और दूसरी वेव जो होगी ये मान लो y है, ये y है और ये y। तो पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए, पाथ डिफरेंस हो गया आपका 2y माइनस x। 2y क्यों लिया हमने, तो y है ना, ये भी तो y ही होगा, और ये डायरेक्ट आ रहा है x से। और मैक्सिमा सुनने के लिए पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए, मैक्सिमा के लिए n लैम्डा। तो n लैम्डा बराबर क्या हो गया, 2y माइनस x। क्लियर। अब y कैसे निकालोगे। तो बच्चों y कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है। ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें पैथागोरस लगाना है। ये 2 मीटर और ये यहां से हो गया x/2, ये यहां x/2 और ये 2 मीटर।
तो y इक्वल्स टू बहुत आराम से आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 4 अब प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4, तो y बराबर ये लिख सकते हैं। ठीक, अब चूंकि x की कम से कम वैल्यू पूछ रहा है, अगर x कम से कम होगा, है ना, तो ऑटोमेटिकली पाथ ये भी कम, अगर ये छोटा होगा तो y भी छोटा होगा और फिर उन दोनों का डिफरेंस भी छोटा होगा। तो n की, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है n की वैल्यू 1 रखोगे, 0 तो रख नहीं सकते, 0 का मतलब तो नो पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस तो होना ही है क्योंकि एक वेव ऐसे आएगा दूसरा ऐसे। तो n की कम से कम वैल्यू के लिए, x के कम से कम मिनिमम वैल्यू के लिए, है ना, ये मत समझ लेना कि मिनिमम का मतलब डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं, ये तो कंस्ट्रक्टिव की ही बात यहाँ की जा रही है, तभी n लैम्डा लिखे। हम ये कर रहे हैं कि x और भी x लिया जा सकता था क्योंकि पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा भी हो सकता है, 2 लैम्डा भी हो सकता है, 3 लैम्डा भी हो सकता है ना। तो कम से कम पाथ डिफरेंस लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन में इन दोनों के बीच की दूरी कम से कम लेनी है, तो n लैम्डा के n की जगह क्या रख देंगे 1, n की वैल्यू क्या ले लोगे 1, तो यहाँ पे लिख दोगे सिर्फ लैम्डा इक्वल्स टू 2y, अब y की जगह लिख दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 माइनस एक्स। अब लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2, और ये आपका हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, है ना, और डिवाइडेड बाई 4, तो 4 तो बाहर निकल के इस 2 को कैंसिल कर देगा। आ रही है बात समझ में कैसे आ गया? 4 हमने एलसीएम लिया माइनस एक्स। अब देखो वेलोसिटी कितनी दी गई है 360 और फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो सीधा बात है एफ जो है वो आपका है 180 हर्ट्ज और वेलोसिटी है 360, तो ऑटोमेटिकली v बराबर एफ लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू v अपॉन एफ, तो ये हो जाएगा 360 बटे 180, तो इसको मैंने यहीं लिख दिया, आप चाहो तो लिख लेना। तो लैम्डा निकल के आ रहा है 2, देख रहे हो लैम्डा क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे v अपॉन एफ की जगह 2, तो 2 इक्वल्स टू, ये सब भी कैंसिल हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स, ये 2 कहाँ से आया समझ में आ रही है ना, और ये 2 दोनों 2 कैंसिल भी हो जाएगा। तो जल्दी से इसे लिखो, लिख लिया आपने, चलो अब एक काम करते हैं x को इधर ले आते हैं, तो 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, अब दोनों तरफ होल अंडर रूट, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16। कैसे हुआ? इसको भी स्क्वायर कर दिया हमने और इसको भी स्क्वायर कर दिया। क्या किया हमने? x को इधर ले आए, अच्छा इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और 4 को उधर भेज दो, तो 4x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 3 मीटर। आ रही है बात समझ में? तो आप एक चीज़ समझो, एक मैं और आंसर तो आ गया अपना, लेकिन मैं एक और चीज़ समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये सोर्स था, ये डिटेक्टर था, तो यहाँ पे 3 मीटर पे इसको मैक्सिमा सुनाई पड़ा, लेकिन और भी सुनाई पड़ेगा, अगर डिटेक्टर और आगे बढ़ेगा तो यहाँ भी सुनाई पड़ सकता था इसको मैक्सिमा, एक वेव ऐसे आता दूसरा ऐसे, तो इसका मतलब है उस केस में और डिस्टेंस आगे लेते, तो जैसे पहला के लिए n की वैल्यू 1 लिए यानी सीधा लैम्डा रख दिए, अगला डिस्टेंस x की वैल्यू पूछा जाएगा तो n की जगह हम लोग क्या ले लेंगे 2। तो ऐसे ढेर सारे पोजीशंस निकाल सकते हैं जहां डिटेक्टर अपने आप को रख के मैक्सिमा सुन सकता है। और ऐसे ही अगर क्वेश्चन में मिनिमा लिखा हुआ रहता तो n लैम्डा की जगह लिख देते वहां पे n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, तो सबसे छोटा वैल्यू लेते, n की वैल्यू वहाँ 0 वहाँ कर सकते थे, क्योंकि लैम्डा उस केस में क्या आ जाता हमारा, तो 0 कर देने से लैम्डा बाई 2 आ जाता, तो लैम्डा बाई 2 रख के भी हम लोग काम कर सकते थे। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो और ये डीपीपी खत्म हुआ।